तो चलिए आज बात करते हैं कमला दास की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता मेरी माँ 66 वर्ष की के बारे में। कमला दास अपनी बेबाक और बेहद निजी कविताओं के लिए जानी जाती हैं और ये कविता वाकई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जो एहसास है ना, किसी अपने को देखकर अचानक भविष्य का डर सताने लगना, बस इसी एहसास की पड़ताल करती है ये कविता। ये खोने का एक ऐसा डर है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं और इस कविता ने उस एक पल को बड़ी खूबसूरती से पकड़ लिया है। तो चलिए इस कविता की यात्रा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक कार के अंदर से, जहां बस एक नज़र अपनी सोती हुई मां पर पड़ती है और एक बहुत ही दर्दनाक ख्याल मन में घर कर जाता है। अच्छा, इस कविता के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोचीन एयरपोर्ट जाते समय का सीन है और इसका मेन थीम है बढ़ती उम्र और बिछड़ने का डर। पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी शैली। जानते हैं, ये पूरी कविता सिर्फ सिर्फ एक ही लंबा वाक्य है। ऐसा लगता है मानो कवयित्री के मन में जो चिंता चल रही है वो बिना रुके एक ही सांस में बहती चली जा रही है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनका चेहरा एक शव की तरह राख जैसा। कितनी कितनी कठोर उपमा है ये। कवयित्री अपनी माँ के पीले बेजान चेहरे को बताने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और इससे हमें अचानक उनकी माँ की कमजोरी और नाजुक हालत का एहसास होता है। और बस यही वो पल है, यही वो दर्दनाक एहसास है कि उनकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी वो दिख रही हैं। असल में यही वो क्षण है जो पूरी कविता के इमोशंस को जगा देता है। मतलब अपने किसी बहुत करीबी की उम्र को इस तरह से देखने का जो सदमा लगता है ना, ये वही है। अब इतने भारी, इतने मुश्किल ख्याल से कोई कैसे बचे? तो कवयित्री वही करती हैं जो शायद हम सब करते। वो जानबूझकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं और कार की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए। कार के अंदर जहां सब कुछ शांत है, ठहरा हुआ है, जहां ऊँघती हुई माँ है, वहीं खिड़की के बाहर जिंदगी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। दौड़ते हुए पेड़ हैं, घरों से निकलते खुश बच्चे हैं। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? अंदर उम्र का धीमापन और बाहर जिंदगी की तेजी। अच्छा, इस बाहरी दुनिया को इतना जिंदादिल दिखाने के लिए कवयित्री एक बहुत ही बढ़िया साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं मानवीकरण। मतलब किसी बेजान चीज को इंसानों जैसे गुण दे देना। जैसे ये लाइन देखिए, युवा पेड़ दौड़ते हुए। अब पेड़ तो दौड़ते नहीं, है ना? पर यह कहकर कवयित्री असल में इस बात पर जोर दे रही हैं कि समय कितनी तेजी से लगातार भागता चला जा रहा है। लेकिन ये ध्यान भटकाना तो बस कुछ पल का ही था। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वो दर्दनाक एहसास, वो डर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाता है। और वो कहती हैं, वही पुराना जाना पहचाना दर्द, मेरे बचपन का डर। मतलब ये कोई नया डर नहीं है, ये तो बचपन से ही उनके अंदर कहीं छिपा हुआ था, अपनी माँ को खो देने का डर। और आज इतने सालों बाद वो डर फिर से सामने खड़ा हुआ है। तो अब अपनी माँ की उस हालत को बयान करने के लिए कवयित्री एक और बहुत ही असरदार साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे हम उपमा या सिमिली कहते हैं। और वो तुलना किससे करती हैं? देर सर्दियों के चांद से। सोचिए जरा, सर्दियों का चांद कैसा होता है? धुंधला, मंद, उसमें कोई चमक नहीं होती। ठीक वैसे ही कवयित्री को अपनी माँ का चेहरा लग रहा है, पीला, कांतिहीन, जिसमें जिंदगी की चमक कहीं खो रही है। ये तुलना बहुत गहरी है। अब आता है सबसे मुश्किल पल, विदाई का। मन में इतनी उथल-पुथल मची है, इतना डर है, पर इसके बावजूद कवयित्री एक फैसला लेती है। वो सोच समझकर चुनती है कि उसे इस वक्त क्या करना है। और वो क्या कहती हैं? जल्द मिलेंगे अम्मा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक दिलासा है जो वो अपनी माँ को भी दे रही हैं और शायद खुद को भी, मन में चाहे कितना भी डर क्यों न हो। अपने डर को, अपनी चिंता को छुपाने के लिए वो क्या करती हैं? वो बस मुस्कुराती हैं। ये मुस्कान असल में एक मुखौटा बन जाती है, जिसके पीछे वो अपनी सारी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। कविता के अंत में वो लिखती हैं, और मुस्कुराई और मुस्कुराई। इस मुस्कुराई शब्द को दोहराने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कोई आसान मुस्कान नहीं थी। ये उस जबरदस्त कोशिश को दिखाता है जो वो उम्मीद का ये मुखौटा पहने रखने के लिए कर रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कमला दास इतने कम शब्दों में इतना गहरा, इतना असरदार भावनात्मक अनुभव कैसे पैदा कर पाती हैं? चलिए उनके साहित्यिक उपकरणों पर एक नज़र डालते हैं।
तो यहाँ हम देख सकते हैं उन्होंने दो बहुत ही दमदार उपमाओं का इस्तेमाल किया, शव की तरह राख जैसा और देर सर्दियों के चांद की तरह। फिर पेड़ दौड़ते हुए में मानवीकरण है, जो भागते हुए समय को दिखाता है। खुश बच्चे एक बिंब है जो जिंदगी और ऊर्जा का कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। और आखिर में मुस्कुराई शब्द की पुनरावृत्ति, जो दर्द को छिपाने की कोशिश पर जोर देती है। इन्हीं सब से मिलकर कविता इतनी गहरी बनती है। तो आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है। जवानी और बुढ़ापे का कॉन्ट्रास्ट हमें जिंदगी के चक्र की याद दिलाता है। वो पुराना जाना पहचाना दर्द एक ऐसा एहसास है जिसे हर कोई समझ सकता है। और वो आखिरी मुस्कान, वो हमें सिखाती है कि हम कैसे दुख और उम्मीद के बीच संतुलन बनाते हैं। ये साहित्यिक तकनीकें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि यही वो चीजें हैं जो इस कविता को इतना रिलेटेबल और दिल के करीब बनाती हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, कवयित्री ने अचानक इन खुश बच्चों की बात क्यों की? इसका जवाब उस कॉन्ट्रास्ट में छिपा है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बच्चे जिंदगी की शुरुआत हैं, उमंग हैं, ऊर्जा हैं, और ये उस माँ की छवि के ठीक उलट हैं जो अपनी जिंदगी के सफर के अंत के करीब हैं। और यहीं पर यह कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब विदाई का ऐसा मुश्किल पल आए तो क्या करना बेहतर है? झूठी ही सही पर एक उम्मीद देना, या फिर मिलकर उस दर्दनाक सच्चाई का सामना करना? कवित्री ने मुस्कुराने का रास्ता चुना। ये एक ऐसा चुनाव है जिसका सामना शायद जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको करना पड़ सकता है।